अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आवाज़ आ रही है आप लोग? कैन यू हियर मी? ओके ग्रेट, वेलकम बैक। सो राइट, लेट्स वेट फॉर 1-2 मिनट्स, बाकी लोग भी आ जाएं अभी, देन वी स्टार्ट। आज का हमारा जो मेन एरिया है डिस्कशन का, दैट इज इंडस्ट्री एंड मार्केट कंपटीशन, फाइव फोर्सेस मॉडल, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो आज हम जो थर्ड चैप्टर का पोर्शन कवर करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो एग्जामिनर पेपर में पूछता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पुट करता है। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द बुक, राइट? So let's start in 2 minutes, okay? Yes, yes, I tested negative. Yes, of course I did. Yes, alhamdulillah. आज ही करवाया एक्चुअली टेस्ट ना मैंने, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। मैंने आज ही टेस्ट करवाया है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से हम अपनी क्लासेस जो है ऑन कैंपस रिज्यूम कर लेंगे। अभी मैं घर से क्लासेस ले रहा था, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई कैन स्टार्ट टेकिंग क्लासेस फ्रॉम कैंपस। अच्छा जनाब, सो थर्ड चैप्टर हमने डिस्कस किया था कल। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आवाज़ आएगी ना, बस थोड़ा सा पेशेंस इख्तियार किया करें। अ, आपके सामने ही मेरे माइक और कैमरा की ऑप्शन आ रही होती है ना, अगर ये डिसेबल्ड है तो इट मीन्स मेरे एंड से अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर कैमरा और माइक का आइकन अगर enabled है एंड स्टिल यू आर अनेबल टू हियर, देन ऑफ कोर्स इट इज अ प्रॉब्लम एट माय एंड। एनीहाउ, अब आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियर? ओके ग्रेट। तो बात हो रही थी हमारी, मैंने आपको कल बताया था कि एनवायरनमेंट जो होती है इसके मेनली दो लेयर्स होती हैं। वैसे तो तीन लेयर्स होती हैं, लेकिन टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट होती है इसकी दो ब्रॉड लेयर्स होती हैं। एक होती है मैक्रो और एक होती है कंपैरेटिव। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है ये टिपिकली कंट्री लेवल पे होती है, और इस पे हम कंट्री लेवल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में मैक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस किया रिगार्डिंग टू मॉडल्स, पेस्कल एंड डायमंड। इसमें हमने दो मॉडल्स को डिस्कस किया, पेस्कल एनालिसिस एंड डायमंड मॉडल। कंपैरेटिव एनवायरनमेंट जो होती है ये इंडस्ट्री लेवल पे डिस्कस की जाती है। इसका जो लेवल होता है वो इंडस्ट्री होती है और मार्केट्स होती है। इंडस्ट्री कहते हैं कलेक्शन ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन दैट टारगेट अ सर्टेन मार्केट विद सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, इस इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्री के अंदर एक जैसे टिपिकली एक जैसे इदारे होते हैं जो एक जैसे कस्टमर्स को टारगेट करते हैं विद सिमिलर प्रोडक्ट। एक इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल बेवरेजेस एक पूरी इंडस्ट्री है। अब बेवरेजेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पीने वाली चीजें। अब बेवरेजेस के अंदर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक भी है, बेवरेजेस के अंदर पानी भी है, बेवरेजेस के अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं, बेवरेजेस के अंदर जूसेस भी हैं, बेवरेजेस के अंदर एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं। तो एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। बेवरेजेस एक पूरी इंडस्ट्री है, तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये एक सेगमेंट है, इट्स अ सेगमेंट। टिपिकली कंपटीशन जो होता है ना वो सेगमेंट के लेवल पे होता है, जो डायरेक्ट कंपटीशन होता है वो सेगमेंट के लेवल पे होता है, हम इसे डिस्कस करते हैं। मार्केट जो होती है ये कस्टमर साइड होती है, इंडस्ट्री जो है ये सप्लायर साइड होती है। मार्केट डिफाइन करती है कस्टमर को, इंडस्ट्री डिफाइन करती है सप्लायर्स को, राइट? इंडस्ट्रीज जो है वो डिफरेंट मार्केट्स को सर्व करती हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट एक ही मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ मार्केट्स को टारगेट करें, राइट? यानी एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं लेकिन कस्टमर्स जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसे भी अभी हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद व्हाट वी से what industry is, what market is, how industry operates, how market operates, right? तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन का अपना आगाज करते हैं, we start our discussion from the content of market. तो मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस where buying and selling happen. मार्केट क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग अकर करती है।
मार्केट को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट्स होती हैं, कस्टमर बेस्ड मार्केट्स होती हैं, ज्योग्राफिकल मार्केट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लिबर्टी कपड़ों की मार्केट है, ऑफिस सेंटर जो है ये मोबाइल फोन की मार्केट्स है, राइट। ये प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट है, कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट। इसमें कुछ मार्केट्स हैं वो कस्टमर बेस्ड होती हैं, जैसे यूथ मार्केट, चिल्ड्रन, बच्चों की मार्केट। फिर कुछ मार्केट जो है वो जोग्राफिकल बेस्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर की मार्केट, कराची की मार्केट, इस्लामाबाद की मार्केट। तो मार्केट जो होती हैं ये डिफरेंट लेवल पे डिफाइन की जाती हैं। मार्केट्स ग्लोबल भी होती हैं, मार्केट्स इंटरनेशनल भी होती हैं। मार्केट्स कैन बी ग्लोबल, मार्केट्स कैन बी इंटरनेशनल। ग्लोबल मार्केट्स वो होती हैं जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेट करती हैं, और इंटरनेशनल नेशनल मार्केट्स वो होती हैं जो कि कंट्री लेवल पे पाई जाती हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स जो होती हैं ये पूरी दुनिया के लेवल पे ऑपरेट करती हैं, और जो नेशनल मार्केट्स होती हैं, लोकल मार्केट्स या नेशनल मार्केट्स होती हैं, ये कंट्री के अंदर पाई जाती हैं, राइट। इंडस्ट्री सप्लायर साइड होती है। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द सप्लायर्स हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ऑफर्ड टू सर्टेन मार्केट्स। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ट्रेवल इंडस्ट्री है, लेजर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के साथ हम वर्ड सेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। आइडियली सेक्टर का जो वर्ड है ये सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। सेक्टर का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है सर्विसेज के लिए, और इंडस्ट्री का वर्ड जो है ये हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन ये रूल ऑफ थंब है, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स जस्ट अ रूल ऑफ थंब। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। तो सर्विसेज के लिए हम टिपिकली वर्ड सेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। यू कैन ऑल्सो से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। तो इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं। विद इन अ सेम इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं। सेगमेंट्स आर आइडेंटिफाइबल पार्ट्स ऑफ अ लार्जर इंडस्ट्री। सेगमेंट्स जो होते हैं ये एक बड़ी इंडस्ट्री के आइडेंटिफाइबल पार्ट्स होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल एक पूरी इंडस्ट्री है। अब ऑटोमोबाइल के अंदर ऑटोमोबाइल असेंबली भी है, ऑटोमोबाइल के अंदर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी है, ऑटोमोबाइल के अंदर ऑटोमोबाइल रिपेयर्स भी हैं। ये सिर्फ सेगमेंट्स हैं। इसी तरह इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें जनरल इंश्योरेंस है, राइट। ये ऐन मुमकिन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक इदारा एक ब्रॉड इंडस्ट्री के एक ही सेगमेंट में काम कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले है। अब नेस्ले जो है ये बेवरेजेस इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है। नेस्ले इज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बेवरेजेस। नेस्ले जो है ये बेवरेजेस इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है। नेस्ले के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अब आ गए हैं मार्केट में, फ्रूट जूसेस, नेस्ले के फ्रूट जूसेस भी हैं, नेस्ले के पाका पानी भी है, राइट। सो नेस्ले इज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। नेस्ले एक इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। सो नेस्ले मोर देन वन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, मोर देन वन सेगमेंट, राइट। और ये भी पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर कंपनी एक इंडस्ट्री के एक ही सेगमेंट में ऑपरेट करे, ठीक है ना। सेगमेंटेशन प्रोडक्ट की बेस पे भी होती है, सेगमेंटेशन ज्योग्राफिकल बेस पे भी होती है, और आगे बढ़ेंगे। सेगमेंटेशन एक अलग कहानी है। सेगमेंटेशन जो है, सेगमेंट और सेगमेंटेशन में फर्क होता है। ये सेगमेंट की बात हो रही है। दिस सेगमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। सेगमेंट जो है ये प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेगमेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। इसे कहते हैं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। इट्स कॉल्ड एज द प्रोडक्ट नेचर, ओके। अच्छा ये जरा देखें, ये इंपॉर्टेंट है। दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करने वाली कंपनी एक ही टारगेट मार्केट को कैप्चर कर रही होती है। ये अहम मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन दोनों की टारगेट मार्केट सेम है। फॉर एग्जांपल स्मॉल बिल्डिंग कंपनी जो कि होम रिपेयर सर्विस ऑफर करती हैं, माइनर कंस्ट्रक्शन करती हैं घर के लिए, और रिटेलर्स जो DIY टूल्स बेचते हैं, डू इट योरसेल्फ टूल बेचते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट ब्रश है, या फॉर एग्जांपल लेडर है, सीडी है। अब दोनों की टारगेट मार्केट सेम है। दोनों के कस्टमर्स वो हैं जो होम मेंटेनेंस करना चाहते हैं, जो घर की मुरम्मत करना चाहते हैं। अब जो बंदा घर की मुरम्मत करवाना चाहता है या वो काम खुद कर सकता है, DIY गुड्स ले जाकर रिटेलर से। DIY कहते हैं डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट खरीद ला, घर आके खुद मुरम्मत कर ले, या फिर वो किसी कंस्ट्रक्शन सर्विस की खिदमत हासिल कर ले, किसी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी की खिदमत हासिल कर ले और रिपेयर वर्क करा ले। इसी तरह लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर्स जो लॉन्ड्री सर्विसेज देते हैं, या वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर, ये दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के दो मुख्तलिफ प्लेयर हैं, लेकिन दोनों का कस्टमर सेम है। कस्टमर हु वांट्स टू वॉश देयर क्लोथ। यानी दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करने वाले इदारे सेम मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली दो कंपनी की मार्केट इंटायरली मुख्तलिफ हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन की मिसाल ले लें। अब एक कंपनी है फॉर एग्जांपल इतिहाद एयरलाइन जो एयर ट्रेवल सर्विस ऑफर करती है, और डेबू है जो रोड ट्रेवल सर्विस ऑफर करती है। अब दोनों की इंडस्ट्री सेम है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन में ऑपरेट कर रही है, लेकिन दोनों की टारगेट मार्केट डिफरेंट है। इसी तरह फेरी कंपनी जो कि पैसेंजर सर्विस ऑपरेट करती है, यूके एंड फ्रांस के दरमियान इसकी मार्केट और है, और एक फेरी कंपनी है जो कि ग्रीक आइलैंड में ट्रांसपोर्टेशन देती है, इसकी मार्केट और है। इसी तरह बेवरेजेस
अब हाईलैंड एक कंपनी है जो सिर्फ यूके की मार्केट में पानी बनाती है और गोरमे कोला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पानी बेचता है। दोनों की मार्केट डिफरेंट है, इंडस्ट्री सेम है। टेक्सटाइल अपैरल की मिसाल ले लें, कैम्ब्रिज मेन वेयर बनाता है सिर्फ, मिनी माइनर सिर्फ बच्चों के कपड़े बनाता है। इंडस्ट्री सेम है लेकिन दोनों की मार्केट फर्क है। यानी एक इंडस्ट्री में काम करने वाले इदारे मुख्तलिफ मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के इदारे सेम टारगेट मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर दे ऑफरिंग, ऑफर क्या कर रहे हैं, राइट। सो इंडस्ट्री सप्लायर साइड, मार्केट इज द कस्टमर साइड। ओके, नहीं, सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, सेगमेंट इंडस्ट्री के अंदर होता है। सेगमेंट इज अ स्मॉलर चंक ऑफ इंडस्ट्री इन विच हाईली अलाइक फर्म्स ऑपरेट। इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है ना, इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, एक इदारा एक पूरी इंडस्ट्री को कवर नहीं करता, एक इदारा एक इंडस्ट्री के एक सेगमेंट को कवर करता है टिपिकली। अब देखे ना, एजुकेशन सेक्टर या एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब इसमें मतलब सेगमेंट्स बने हुए हैं ना, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, प्राइमरी एंड स्कूल एजुकेशन। अब पैक जो है ये एजुकेशन इंडस्ट्री के एक सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है विच इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, राइट। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है ये पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री के एक सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, दैट इज हायर एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल। सारी बात समझ। तो सेगमेंट जो होता है बेसिकली वो एक पोर्शन होता है एक इंडस्ट्री का जिसमें आप बहुत फोकस्ड मैनर में ऑपरेट करते हैं, और टिपिकली कंपटीशन जो होता है वो सेगमेंट लेवल पे ज्यादा पाया जाता है। कंपनीज आपस में सेगमेंट लेवल पे कम्पीट करती हैं, इसको भी हम आगे जाके नाम देंगे स्ट्रेटेजिक ग्रुप का। सेगमेंट के अंदर स्ट्रेटेजिक ग्रुप पाए जाते हैं, वो फर्म्स जो बहुत क्लोजली कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ। द फर्म्स दैट वेरी मच क्लोजली कम्पीट विद ईच अदर, इनको स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स कहा जाता है। Am I clear? Is it clear? हाँ, अब पैक का सेगमेंट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और पैक की मार्केट है द पीपल हु आर सीकिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। वो कस्टमर्स, वो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीख कर रहे हैं वो मार्केट है पैक। या पैक ज्योग्राफिकली भी अपने आप को मार्केट कर सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड भी मार्केट कर सकता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सीए ऑफर करना ये प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट है, ठीक है, और एसीसीए ये भी प्रोडक्ट है, ठीक है। पैक गार्डन टाउन कैंपस, पैक गुलबर्ग कैंपस, ये ज्योग्राफिकल मार्केट है, राइट, ये ज्योग्राफिकल मार्केट। इंडस्ट्रीज की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक दफा आ चुका है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का सवाल पेपर में। सॉरी यार, मैं कल ओवरली बिजी हो गया एक दो कामों में, आई कुडंट सेंड यू द पास पेपर। मैं इंशाल्लाह आज आपको फॉर श्योर पास पेपर आज किसी टाइम भेज दूंगा। ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का क्वेश्चन एक दफा आ चुका है पेपर में, इसमें एक्चुअली बस एक विंटर का पेपर ऐड करना बाकी है, वो मैं आज इंशाल्लाह कर दूंगा, इसको अपडेट भी करना है नई स्कीम के चैप्टर के हवाले से। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का क्वेश्चन पेपर में विंटर 2016 में वाले बनाया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी था, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर, सवाल नंबर 8। हाँ, विंटर 2016 में क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी वाज देयर, इट वाज ऑन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस क्वेश्चन वाज ऑन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें एक इंडस्ट्री की किस्म पूछी गई थी, दैट वाज प्रोबेबली फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कहते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जो छोटे इदारों पे बेस करती है और स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट में ऑपरेट करती है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंट कहते हैं एक फिजिकली डिस्कनेक्टेड पोर्शन को, फ्रेगमेंट कहते हैं एक पीस को, एक जैसे उर्दू में टोटा कहते हैं। तो फ्रेगमेंट जो है ये एक पोर्शन होता है, एक पीस होता है, एक पोर्शन होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज फ्रेगमेंटेड लेवल पे ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज है, हर इलाके में अपनी अपनी ड्राई क्लीनिंग सर्विस शॉप होती है, और जो उस इलाके के रहने वाले होते हैं वो उसी ड्राई क्लीनिंग से जाते हैं अपने कपड़े ड्राई क्लीन पे आते हैं। इसी तरह हेयर ड्रेसिंग सर्विसेज है, हर इलाके में फ्रेगमेंटेड लेवल पे ये इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री जो है, हेयर ड्रेसिंग सर्विसेज जो है ये फ्रेगमेंटेड लेवल पे ऑपरेट करती है। शू रिपेयर है, मोची है फॉर एग्जाम्पल। तो छोटे इदारे होते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज के अंदर, और वो छोटे इदारे फिजिकली डिसलोकेटेड या फिजिकली डिसजॉइंटेड जगहों पे ऑपरेट करते हैं। वो छोटे इदारे जो होते हैं वो फिजिकली डिसजॉइंटेड लोकेशन पे ऑपरेट करते हैं, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कहते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो आज से चंद साल पहले फ्रेगमेंटेड होती थी अब वो चेन इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। मेडिकल स्टोर्स देख लें, फार्मेसीज देख लें। पहले फार्मेसीज जो है दे यूज्ड टू बी फ्रेगमेंटेड, हर इलाके की अपनी एक फार्मेसी होती थी, मेडिकल स्टोर होता था, और वहां के रहने वाले जो है वो उसी मेडिकल स्टोर से बाइंग करते थे। लेकिन अब ये चेन बिजनेस बन चुका है, नाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ चेन बिजनेस। टोटल मार्केट नहीं, टोटल ज्योग्राफिकल रीजन, लाहौर एक टोटल मार्केट है, लाहौर के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बने हुए, ठीक है। और डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिफरेंट कंपनीज जो है वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अगर एक कंपनी पूरे लाहौर में ऑपरेट कर रही है तो फिर वो फ्रेगमेंटेड नहीं है, फिर वो सेगमेंटेड हो सकती है, फिर उसने अपने आप को ज्योग्राफिकली सेगमेंट किया हुआ है, राइट, फिर वो सेगमेंटेड होगी, फिर वो फ्रेगमेंटेड नहीं होगी। जैसे मैं भी एग्जांपल दूंगा, पहले एक जमाना था जब बेकरीज जो होती थी वो हर इलाके की अपनी अपनी अलग अलग बेकरी होती थी। There used to be a separate bakery for each town, for each area। फिर ऐसा ऐसा बेकरी में चेन बिजनेस आ गया, गोरमे आ गई, केक्स एंड बेक्स आ गई, डॉन आ गया, ठीक है, ब्रेड एंड बियॉन्ड आ गया। अब ये चेन बिजनेस बन चुका है, अब ये फ्रेगमेंटेड नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हेयर ड्रेसिंग की मिसाल ले लें, ड्राई क्लीनिंग की मिसाल ले लें, ये अभी भी फ्रेगमेंटेड ही है। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो इमर्जिंग होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीड बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, जिनका फ्यूचर बड़ा प्रॉमिसिंग है। जैसे ग्लोबल स्पेस ट्रेवल, बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है ग्लोबल स्पेस ट्रेवल। आज से 15-20-30 साल बाद आप फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने मरीज नहीं जाएंगे, आप फैमिली के साथ छुट्टी मनाने मरीज पे जाएंगे,
तो ग्लोबल स्पेस ट्रेवल बड़ी कॉमन होती जा रही है। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर टेलीकॉम सेक्टर अभी इमर्ज हो रहा है। ऐसा यह मुमकिन है कि एक इंडस्ट्री किसी एक दुनिया के खत्ते में इमर्जिंग है तो किसी दूसरे खत्ते में मेच्योर है, किसी और खत्ते में डिक्लाइनिंग है। इमर्जिंग मीन ग्रोइंग, ठीक है ना। तो ये एन मुमकिन है कि कोई इंडस्ट्री अगर किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में इमर्ज हो रही है तो किसी और रीजन में डिक्लाइन हो रही है, किसी और रीजन में वो मेच्योर हो रही है। मेच्योर इंडस्ट्रीज वो होती है जो एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स को अचीव कर चुकी है, इसमें मजीद ग्रोथ के चांसेस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, ये मेच्योर इंडस्ट्री। आगे जाके पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, इसे मजीद डिस्कस करेंगे। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही होती हैं, डूब रही होती हैं, इसके अंदर अब पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ जीरो हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग है, फॉर एग्जांपल टाइप राइटर मैन्युफैक्चरिंग है। अब टाइप राइटर कौन खरीदता है, कहाँ बनते हैं? किसी जमाने में टाइप राइटर्स बड़े बिकते थे, अब ये टाइप राइटर मैन्युफैक्चरिंग जो है ये डिक्लाइनिंग है। इसी तरह ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो पूरी दुनिया में ऑपरेट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ग्लोबल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, प्रोफेशनल फुटबॉल फीफा फॉर एग्जांपल, माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री है, जो पूरी दुनिया में ऑपरेट करती हैं यूनिफॉर्म लेवल पे, पूरे ग्लोबल लेवल पे। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ग्लोबल इंडस्ट्री है, गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है ना। ऐसी इंडस्ट्रीज जो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी के साथ ऑपरेट करती हैं। मेच्योर इंडस्ट्रीज की सेल्स स्टेबल हो चुकी होती हैं, उसके अंदर अब मजीद पोटेंशियल नहीं होता नए कंपेटिटर्स का। इंडस्ट्री मेच्योर तब होती है जब उसके अंदर किसी नए प्लेयर की गुंजाइश ना रहे और इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन जो है वो सैचुरेट हो चुका है, उसे मेच्योर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे बॉटल्ड वाटर मैन्युफैक्चरर्स बेवरेजेस के अंदर, ये मेच्योर इंडस्ट्री है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मेच्योर इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, बहुत कंपटीशन है, राइट। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंस। दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री वे में इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। नेशनल इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, यस, लेकिन इट इज क्वाइट रेयर कि कोई इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ एक कंट्री में होगी, किसी और कंट्री में नहीं होगी। वो माइकल पोर्टर डायमंड होता है बेसिकली, जो कहते हैं कि बाद इंडस्ट्रीज को बाद कंट्रीज में ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होता है। उस लेवल पे हम कह सकते हैं कि जी फलानी कंट्री की नेशनल इंडस्ट्रीज है फलानी, लेकिन नेशनल इंडस्ट्री एज सच कोई टर्म नहीं है। इट इज नॉट अ टर्म एग्जैक्टली। नेशनल इंडस्ट्रीज अपने आप में कोई टर्म नहीं है, अपने आप में कोई एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेशनल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है माइकल पोर्टर डायमंड के मॉडल के साथ जो है वो लिंक हो सकता है, इट कैन बी कनेक्टेड विद डायमंड मॉडल। कि माइकल पोर्टर डायमंड के मुताबिक एक इंडस्ट्री जो है वो किसी एक कंट्री की होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर लेती है, वहां की होम इंडस्ट्री बन जाती है। उस लेवल पे आप कह सकते हैं नेशनल इंडस्ट्री, राइट। कन्वर्जेंस कहते हैं जब दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंटरिटी में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएं, वेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट बिहेविंग एंड स्टार्ट लिंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज टुगेदर। अच्छा, कन्वर्जेंस दो किस्म की होती है, एक होती है सप्लाई लेड, एक होती है डिमांड लेड। कन्वर्जेंस होती क्या है? प्रीवियसली सेपरेट इंडस्ट्रीज आर नाउ ओवरलैप्ड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर कस्टमर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रीवियसली सेपरेट होती थी अब वो ओवरलैप कर चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। अब टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और डेटा कम्युनिकेशन ये दो अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं। एक तरफ टेलीविजन है, ठीक है, और एक तरफ सर्विसेज है, डेटा ब्रॉडकास्टिंग है, डेटा कम्युनिकेशन है। ये दोनों इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स कन्वर्ज हो गए और अब आपके पास पीटीसीएल स्मार्ट टीवी आ गया, ठीक है, यानी डेटा और टेलीविजन एक ही डिवाइस के ऊपर। दैट इज कन्वर्जेंस, इसे कन्वर्जेंस कहते हैं कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अब आपस में ओवरलैप कर गए। अच्छा, ये सप्लाई लेड कन्वर्जेंस है, यानी सप्लायर्स ने महसूस किया कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो कॉम्प्लीमेंटरिटी के साथ ऑफर होने चाहिए। अच्छा, एक होती है डिमांड लेड कन्वर्जेंस, कस्टमर डिमांड करता है। डिमांड लेड कन्वर्जेंस होती है कस्टमर डिमांड करता है, कस्टमर खुद डिमांड करता है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपने बिहेवियर से अलाइक मैनर में इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। और फिर इससे कन्वर्जेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवल टूर्स हैं, हॉलीडे पैकेजेस हैं। अब हॉलीडे पैकेजेस के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स शामिल हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, ठीक है, होटल, फिर उसमें आपकी लेयर भी है, खाना पीना भी है। अब कंपनीज हाजुमरा पैकेज ऑफर करती हैं, पूरा बंडल बना के देती हैं, यानी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को कंसोलिडेट कर दिया, बिकॉज कस्टमर स्टार्टेड डिमांडिंग कि हमें वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, हमें एक पैकेज चाहिए। अब उसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स आपस में कंसोलिडेट होंगे। एग्जैक्टली, कार्गो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यस, कार्गो एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, ये भी कन्वर्ज हो गई हैं। सब ये सप्लाई लेड कन्वर्जेंस में आ सकती है। सप्लाई लेड कन्वर्जेंस के अंदर जो कंपनीज हैं वो जनरेट करती हैं कन्वर्जेंस को। डिमांड लेड कन्वर्जेंस में कस्टमर का बिहेवियर जो है वो ट्रिगर करता है कन्वर्जेंस। तो डिमांड लेड कन्वर्जेंस में कस्टमर स्टार्ट बिहेविंग, कस्टमर का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को कन्वर्जेंस में डिमांड करना शुरू कर देता है और फिर कंपनीज को फिर उसके मुताबिक ऑफ कोर्स सप्लाई चेन अपनी अकॉर्डिंगली मैनेज करनी पड़ती है। तो सप्लाई लेड कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंस ट्रिगर होती है कंपनीज की तरफ से, डिमांड लेड कन्वर्जेंस में जो कन्वर्जेंस है वो ट्रिगर होती है कस्टमर की तरफ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन की हद तक, लेकिन पेपर में कभी आया नहीं है, अगर आया तो डिफाइन करने को कहा जा सकता है। वेल, आइकिया, अब आइकिया जो है ये डिमांड लेड सप्लाई लेड कन्वर्जेंस है। आइकिया जो है अब एक तरफ डिजाइन सर्विसेज है, एक तरफ फर्नीचर, दोनों को कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है ना। तो दैट इज सप्लाई लेड कन्वर्जेंस, दैट इज सप्लाई लेड कन्वर्जेंस। डिजाइन सर्विसेज को, सुपीरियर डिजाइन सर्विसेज को कन्वर्ज कर दिया
फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के साथ, दैट इज सप्लाई लेड कन्वर्जन, राइट। इससे अगर आएगी तो डेफिनेशन आएगी 2-3 नंबर की, इस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, इट इज क्वाइट रेयर कि एग्जामिनर इस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे। ओके, कमिंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडस्ट्री कंपटीशन। देखिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका कंपटीशन डिटरमिन करना। आज अगर आप किसी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, आज अगर आप किसी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको उस इंडस्ट्री में डिग्री ऑफ कंपटीशन को स्टडी करना है। आपको ये देखना है कि उस इंडस्ट्री के अंदर लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है। माइकल पोर्टर कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो वहां के कंपटीशन पर डिपेंड करती है प्राइमरीली। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा, ये ऐन मुमकिन है कि एक इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत सख्त है, बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, लेकिन फिर भी किसी इदारे ने अपनी एक प्रेस्टीज बरकरार रखी हुई है, किसी इदारे ने अपनी एक सुपीरियर पोजीशन बरकरार रखी है, इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। ये पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में। तो माइकल पोर्टर कहता है कि प्रॉफिटेबल होने के 2 तरीके होते हैं। एक तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हो, इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कम हो। जब इंडस्ट्री में कंपटीशन कम होता है तो अंडरस्टूड है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो हर किस्म का बिजनेस कामयाब हो जाता है। कंपटीशन ना होने की वजह से लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बिक जाता है मार्केट के अंदर। when there is fewer competition there would be higher chances कि आपका किसी भी किस्म का प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो कस्टमर चूजी होता है, कस्टमर सिलेक्टिव होता है, कस्टमर सिलेक्टिवली बाय करता है। कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से क्वालिटी चैलेंजेस हाई हो जाते हैं, प्राइस चैलेंजेस हाई हो जाते हैं। तो माइकल पोर्टर कहते हैं कि इंडस्ट्री का जो डिग्री ऑफ कंपटीशन है ये डिटरमिन करता है प्रॉफिट को। अच्छा, इवन दो अगर इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो अनअट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर दूसरी चीज जो प्रॉफिट डिफाइन करती है वो सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। बेवरेजेस सेक्टर देख लें, बॉटल वाटर देख लें, बॉटल वाटर का सेगमेंट देख लें। बॉटल वाटर के अंदर एक टिपिकल जो 4 गैलन 19 लीटर की जो बोतल होती है पानी की, इसकी जो एवरेज मार्केट प्राइस है वो 80 to 100 रुपीज है। नेस्ले पानी की बोतल बेचता है 280 रुपीज की, 280 रुपए की। नेस्ले की पानी की बोतल मार्केट की एवरेज प्राइस से 4 गुना या 3 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। लेकिन फिर भी नेस्ले ने एक खास कस्टमर बेस मेंटेन की हुई है। नेस्ले मार्केट में एक खास कस्टमर को टारगेट करता है और लोग नेस्ले पीते हैं, लोग नेस्ले का पानी पीते हैं, क्योंकि नेस्ले के पास सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज है। इवन दो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अनअट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल नेस्ले ने एक सर्टेन कंपैरेटिव एडवांटेज अपना मेंटेन किया है। माइकल पोर्टर कहते हैं कि इंडस्ट्री में डिग्री ऑफ कंपटीशन मेजर करने के लिए हम 5 फोर्सेस मॉडल यूज करते हैं। तो 5 फोर्सेस मॉडल इज अ मॉडल दैट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। 5 फोर्सेस मॉडल क्या करता है, ये डिटरमिन करता है किसी इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। एक इंडस्ट्री के अंदर नेचर ऑफ कंपटीशन और स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन कैसा है। माइकल पोर्टर कहता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर 5 फोर्सेस डिफाइन करती हैं कंपटीशन को। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर एंड कंपैटिटिव राइवलरी। माइकल पोर्टर के मुताबिक 5 फोर्सेज हैं जो एक इंडस्ट्री में कंपटीशन को डिटरमिन करती हैं। 5 फोर्सेज हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन को ड्राइव करती हैं। अच्छा, रूल ऑफ थंब ये है कि इफ एनी ऑफ दी फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, अगर इनमें से कोई भी फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी तो कंपटीशन जो है वो ज्यादा होगा इंडस्ट्री के अंदर। द कंपटीशन वुड बी हायर एंड इंडस्ट्री वुड बी अनअट्रैक्टिव। इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस है वो लो होगी। जब इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा होगा तो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस लो होगी। तो ये 5 फोर्सेज जो हैं ये कलेक्टिवली एक इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को डिटरमिन करती हैं। ये 5 फोर्सेज एक इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को डिफाइन करती हैं, और ये 5 फोर्सेज इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर कोई फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिकली उस फोर्स की वजह से इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा। लेट्स गो थ्रू दीस फोर्सेज वन बाय वन। पहली फोर्स है थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस। ये 5 फोर्सेज मॉडल आपने बीएमबीएस में पढ़ा था, आपको याद होगा, तो ये उसी की एक किस्म की रिवीजन है, इफ यू जस्ट रिकॉल इट। माइकल पोर्टर कहता है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स डिफाइंस द ईज ऑफ द न्यू कमर्स इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर जब प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर जब डिमांड अच्छी होती है, तो न्यू एंट्रेंट्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द हाई प्रॉफिट। वो हाई प्रॉफिट से अट्रैक्ट होते हैं, विच आर अर्नड बाय द एग्जिस्टिंग कंपैटिटर। एग्जिस्टिंग कंपैटिटर जो है वो अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, तो न्यू एंट्रेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। एंड इफ द एंट्री बैरियर्स आर लो, जब एंट्री बैरियर्स लो होते हैं तो न्यू एंट्रेंट्स जो है वो बड़ी इजीली मार्केट में जंप कर जाते हैं, बड़ी इजीली मार्केट में कूद जाते हैं। जब न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में कूदते हैं तो वो आके कंपटीशन में ऐड करते हैं, तो फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं दे ट्राई टू कीप देयर प्राइसेस एज लो एज पॉसिबल टू फाइट द कंपटीशन। So it is a factor of how easy or how difficult it is for new entrants to invade the existing market. कितना आसान है किसी नए आने वाले के लिए मार्केट में दाखिल हो जाना, ये डिपेंड करता है एंट्री बैरियर्स के ऊपर। इंडस्ट्री के कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं, जब एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं तो नए आने वाले को जगह नहीं मिलती जल्दी मार्केट में जंपिंग करने की। जब एंट्री बैरियर्स लो होते हैं तो नए आने वाले बहुत आसानी से मार्केट में दाखिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड बिजनेस देख लें, फास्ट फूड इंडस्ट्री देख लें, लो एंट्री बैरियर्स। आप चंद लाख रुपए से भी एक अच्छी फास्ट फूड चेन बना सकते हैं, तो बड़ा लो एंट्री बैरियर है। हर आए दिन कोई ना कोई नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, कंपटीशन में ऐड हो रहा है, कंपटीशन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर देख लें, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हाई एंट्री बैरियर है, कैपिटल बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, बिलियंस ऑफ रुपीज चाहिए, बिलियंस ऑफ रुपीज आपको चाहिए टेलीकॉम कंपनी लगाने के लिए।
तो हर इदारा टेलीकॉम कंपनी नहीं खोल सकता, नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल ओपन अ टेलीकॉम कंपनी। तो माइकल पोर्टर कहते हैं कि कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। देयर आर सर्टेन एंट्री बैरियर्स दैट मस्ट बी नोन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की नेचर क्या होगी। फॉर एग्जांपल, पहला एंट्री बैरियर है स्केल इकोनॉमी। स्केल इकोनॉमी का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन। जब किसी इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो एंट्री बैरियर हाई कर देते हैं। हाँ हाँ भी आ रहा है, बिल्कुल गवर्नमेंट रेगुलेशन भी एंट्री बैरियर है, ये है यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी एंट्री बैरियर है, यस इट इज आल्सो एंट्री बैरियर। बाद इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन दरकार होती है और बाद इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन कम दरकार होती है। तो स्केल इकोनॉमी कहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिसाल लें, तो पाकिस्तान में जो जायंट टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं जैसे निशात है, जैसे गुल अहमद है, तो इन्होंने स्केल इकोनॉमी अचीव कर ली है। ये बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, तो किसी नए टेक्सटाइल ओनर के लिए, किसी नई टेक्सटाइल फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी कम कर सके। तो scale economies are achieved when the existing players, the existing producers start producing in bulk quantities to keep their costs low. पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना चाहिए, जितना ज्यादा पैसा दरकार होगा एक इंडस्ट्री में बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, उतना एंट्री बैरियर हाई होगा। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना क्रिएट कर लेते हैं और नए आने वाले को जगह नहीं मिलती, नए प्लेयर को एक्सेस नहीं मिलती डिस्ट्रीब्यूशन की। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। कोका कोला हैज द वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोक ने अपना सबसे बड़ा नेटवर्क रखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का। दुनिया में 11,800 सर्विंग हैं कोक की पर सेकंड। अच्छा, गोरमे कोला ने पाकिस्तान में, आपको याद होगा चंद साल पहले गोरमे कोला ने बड़ी रिगरस अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी और डिपार्टमेंटल स्टोर से गोरमे कोला डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की थी, लेकिन नहीं कामयाब हो सका। कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गोरमे को नहीं लिफ्ट कराई, अल्टीमेटली गोरमे रिस्ट्रिक्ट होकर रहेगी कहाँ पे, सिर्फ गोरमे के अपने रेस्टोरेंट पे या गोरमे के अपने स्टोर से, राइट। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो महदूद होते हैं तो फिर कंपनी के लिए एस्टैब्लिश होना मुश्किल होता है। देन टाइम टू बिकम एस्टैब्लिश, ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करना आसान काम नहीं है। फैशन सेक्टर की मिसाल लें, और फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है उनके बड़े सुपीरियर ब्रांड, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ न्यू एंट्रेंट टू एस्टैब्लिश देयर नेम इन द मार्केट। फिर नो हाउ, अच्छा बाद इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म चलाना, एक प्रोफेशनल फर्म चलाना, अब प्रोफेशनल फर्म चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ये नॉलेज जो है ये कोई और कंपनी एक्वायर नहीं कर सकती। इसी तरह स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है कस्टमर कितनी आसानी से किसी कंपनी का प्रोडक्ट स्विच कर लेता है। बाद इंडस्ट्रीज के अंदर स्विचिंग कॉस्ट लो होती है, बाद इंडस्ट्रीज के अंदर स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है। फॉर एग्जांपल फूड एंड बेवरेजेस के अंदर कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो होती है। आपको प्यास लगी हुई है शदीद किस्म की, आपने पानी पीना है, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में दाखिल हुए और आपने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके फ्रिज का दरवाजा खोला। अब आपको नेस्ले की पानी की बोतल नजर नहीं आई, अब आप क्या किसी और स्टोर पर जाएंगे नेस्ले का पानी ढूंढने के लिए? नहीं, आपको वहां पे स्प्राइट नजर आएगी, स्प्राइट निकाल के पी लेंगे। इसे स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं हाउ इजी इट इज टू शिफ्ट फ्रॉम वन सप्लायर टू अ न्यू सप्लायर। टिपिकली सर्विसेज में स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है। जो क्लाइंट्स होते हैं प्रोफेशनल फर्म्स के, वो जल्दी स्विच नहीं करते अपनी फर्म को, तो फिर किसी नई फर्म के लिए क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, क्लाइंट को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन स्विचिंग कॉस्ट इज हाई इट विल बी डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट टू ब्रेक इन, क्योंकि एंट्री बैरियर हाई हो जाएगा। इसी तरह बाद इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऑयल मार्केटिंग देख लें, पेट्रोल पंप लगाना है तो बीसीओ डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन बड़ी हाई है, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो द सेकंड फोर्स इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जितने ये सारे एंट्री बैरियर्स हाई होंगे उतना थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस लो होगा एंड वाइस वर्सा। जितने एंट्री बैरियर्स लो होंगे उतना थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस हाई होगा। सब्स्टिट्यूट कहते हैं अ प्रोडक्ट दैट इज केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ सेम नीड, अ सिमिलर नीड। अ प्रोडक्ट दैट इज केपेबल टू सेटिस्फाई अ सेम नीड इज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल चाय नहीं पियेंगे कॉफी पी लेंगे, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। अपनी गाड़ी पे नहीं जाएंगे, ऊबर पे चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूट है। बाद इंडस्ट्रीज के अंदर सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, बाद इंडस्ट्रीज के अंदर सब्स्टिट्यूट कम होते हैं। जिन इंडस्ट्रीज के अंदर सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है, और जिन इंडस्ट्रीज के अंदर सब्स्टिट्यूट कम होते हैं वहां पे कंपटीशन भी कम होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूल पावर्ड कार। कस्टमर कैन स्विच बिटवीन एयर, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट। फूड एंड ड्रिंक्स हैव अ लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। When there are more substitutes available to customers, customers will try to switch between various products. Competition within the market will therefore be very high. And when there are fewer substitutes of the product, customer would be bound to stick to a particular product. Substitutes low होने की वजह से competition भी low होगा, right? Then we have suppliers bargaining power. Industry के अंदर जो providers होते हैं, जो suppliers होते हैं, नहीं, they are rivals, they are rivals. Substitute के अंदर product nature same नहीं होती. Coke and Pepsi are rivals. Nestle Pure Life and Coca Cola are substitute. Remember substitute के अंदर product nature same नहीं होती, rival के अंदर product nature same होती है। rival के अंदर product nature जो है वो same होती है। तो पेप्सी एंड कोक राइवल है, लिप्टन एंड तपाल दानेदार राइवल है, लेकिन लिप्टन एंड नेस्कैफे कॉफी ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट। ऑलराइट, डेवू एंड इतिहाद एयरलाइन सब्स्टिट्यूट्स हैं,
आपने लाहौर से कराची जाना है, आप पीआईए पे जा सकते हैं, आप डिब्रू जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट है, दैट्स अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर इंडस्ट्री में स्ट्रांग होती है जब सप्लायर के पास कुछ इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स होती हैं। एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर्स की। अब अगर आप पर्सनल पीसी मार्केट की अगर आप सप्लाई चेन देखें, लुक एट सप्लाई चेन ऑफ पीसी मार्केट, पर्सनल कंप्यूटर मार्केट, तो यहाँ पे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं। फॉर एग्जांपल इधर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जैसे डेल है, जैसे एसर है, जैसे एचपी है, जैसे सोनी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इनके टिपिकल दो मेन सप्लायर्स हैं, एक प्रोसेसर का इंटेल है, राइट, और एक इनका सप्लायर है माइक्रोसॉफ्ट, राइट, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का सप्लायर है माइक्रोसॉफ्ट। और इधर आप हैं और मैं हूँ, हियर यू आर एंड वी आर। अब सप्लायर बहुत लिमिटेड है, सप्लाइड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उधर से यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होगी इनके ऊपर। माइकल पोर्टर कहता है कि किन कंडीशंस में सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है। माइकल पोर्टर कहता है कि देयर आर वेरियस कंडीशंस वेयर द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज वेरी मच स्ट्रांग। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है जब सप्लायर्स का नंबर फ्यू होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स, when there is no substitute available for the supplied product। प्रोसेसर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रोसेसर ही यूज करना है आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। when supplied product is differentiated from other suppliers, सप्लायर का जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, वो डिफरेंशिएटेड है। इंटेल का प्रोसेसर जो है उसका अपना ब्रांड नेम है। सप्लाइड प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर प्रोसेसर के लैपटॉप असेंबल ही नहीं हो सकता, बगैर विंडोज के लैपटॉप डेवलप ही नहीं हो सकता। तो सप्लाइड प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री सप्लायर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कस्टमर फॉर द सप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेल को फर्क नहीं पड़ता कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स जो है उनसे प्रोसेसर खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, क्योंकि इंटेल के लिए लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है उनका। इंटेल का ज्यादा बड़ा सेगमेंट है रोबोटिक्स, नासा फॉर एग्जांपल, जिनको वो कंप्यूटर प्रोसेसर सप्लाई करता है। या व्हेन सप्लायर कैन इंटीग्रेट फॉरवर्ड, सप्लायर के पास ये कैपेसिटी है कि वो कल को अपना फिनिश प्रोडक्ट बना सकता है, कल को इंटेल जो है वो अपना लैपटॉप खुद असेंबल कर सकता है। तो ये भी खदशा होता है फिर डेल को, एचपी को, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर को, कि कल को कहीं इंटेल अपना लैपटॉप ना बना ले, राइट। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है इन सारी कंडीशन में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी गिवन सिनेरियो में आपने यही कंडीशन क्वालिफाई करनी है, दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब भी 5 फोर्सेस मॉडल का क्वेश्चन आएगा, आपको इन्हीं कंडीशंस को सामने रखना है और आपको इन्हीं कंडीशंस को सामने रखते हुए क्वालिफाई करना है, राइट। यू हैव टू कीप दीज कंडीशंस एंड यू हैव टू क्वालिफाई दीज कंडीशंस। देन वी हैव बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। कस्टमर कब स्ट्रांग होता है? कस्टमर स्ट्रांग होता है जब कस्टमर का वॉल्यूम ऑफ परचेज हाई होता है, बल्क बाय करता है कस्टमर, वेरी सिंपल, एंड कस्टमर विल बाय इन लार्ज क्वांटिटी। देखें, जब सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है, चलो यही एग्जांपल देखें ना, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स की मिसाल लें। जब सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है, फॉर एग्जांपल इधर इंटेल है, इंटेल सप्लाई करता है लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को, और यहाँ पे मैं व्हेन इंटेल विल हैव स्ट्रांग बार्गेनिंग पावर ऑन लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स, तो दे माइट चार्ज हायर प्राइसेस, ये इनसे हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे। लेकिन लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स की ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग राइवलरी है कि दे आर अनएबल टू पास ऑन दीज हायर प्राइसेस टू देयर कस्टमर्स। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल ट्राई टू एब्जॉर्ब दिस हायर प्राइस, अल्टीमेटली देयर प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड। जब सप्लायर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रखता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं अपनी प्राइसेस को लो करने के लिए, क्योंकि आपस में कंपीट तो करना होता है ना, दे हैव टू कम्पीट अमंगस्ट ईच अदर एंड दे माइट नॉट बी एबल टू पास ऑन द हायर प्राइसेस टू देयर कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑलराइट, इस केस में फिर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इंडस्ट्री कंपटीशन बढ़ जाता है। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कब बढ़ती है? जब कस्टमर बल्क बाय करता है, वेरी सिंपल, व्हेन कस्टमर बायज इन, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरस्टार। अब हाइपरस्टार जो है ये बल्क बायर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। अब हाइपरस्टार अपनी मर्जी की प्राइस से चार्ज करते हैं, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी की मजबूरी है अपना प्रोडक्ट हाइपरस्टार पे या कारेफोर पे, अब इसे कारेफोर कहते हैं, कारेफोर पे रखवाना, ठीक है ना। व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ राइवल सप्लायर्स आर लार्जली द सेम, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है ना, राइवल कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो अनडिफरेंशिएटेड है। When cost of switching from one supplier to other supplier are low, switching cost low होती है, Hyperstar can easily switch to any supplier for FMCG product, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। When cost of purchased item is a significant portion of buyer's total cost, जिसे कहते हैं शेयर ऑफ पॉकेट। जब किसी बाइंग का शेयर ऑफ पॉकेट आपका ज्यादा होता है तो आप ज्यादा बार्गेन करते हैं। आप एक डबल रोटी खरीदते हुए बार्गेन नहीं करेंगे, लेकिन आप फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन खरीदते हुए विंडो शॉप करेंगे और शायद बार्गेन भी करेंगे, क्योंकि उसमें शेयर ऑफ पॉकेट ज्यादा है। So when there is a higher share of pockets, you will bargain more. When profits of buyer are low, again Hyperstar low price मॉडल पे खेलता है, Hyperstar लो प्राइसेस पे ऑपरेट करता है, तो Hyperstar के अपने प्रॉफिट लो होने की वजह से Hyperstar जो है वो अपने फिर ज्यादा बार्गेनिंग करता है अपने सप्लायर से। When buyer has full information about supplier and prices, आप ऑफिस सेंटर जाते हैं लैपटॉप या लेट्स से डेस्कटॉप लेने के लिए, तो आप पहले 6-7 दुकानें फिरते हैं, जब आपको कंप्लीट मार्केट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फिर आप बार्गेन करते हैं। तो व्हेन बायर हैज फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सप्लायर्स एंड देयर प्राइसेस, दे विल बार्गेन मोर। जब बायर के पास मार्केट इन्फॉर्मेशन हो, तो दीज आर वेरियस कंडीशन वेयर बायर विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। जब बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर बायर अपनी मर्जी की प्राइसेस आपसे डिमांड करते हैं। आपकी मजबूरी है कि अगर आप अपनी प्राइसेस लो नहीं करेंगे तो बायर जो है वो लूज हो जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाता है।
हाँ, नॉर्मली कंपनीज बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स को मिनिमाइज करने के लिए कार्टल बना लेती हैं, इसे कहते हैं कार्टल। जैसे फीस सेंटर में शॉप ओनर्स ने कार्टल बनाए हुए हैं, फीस सेंटर में जो शॉप ओनर्स हैं दे हैव ऑलरेडी मेड कार्टल्स, उनके कार्टल बने होते हैं, वो बहुत लो मार्जिन पे लो प्राइसेस पे ऑपरेट करते हैं, उसे कार्टल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्टल, राइट। व्हेन कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम इज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द बायर्स टोटल कॉस्ट, इसे कहते हैं शेयर ऑफ पॉकेट। आप एक 10 रुपए की चीज खरीदेंगे तो आप बार्गेन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 1000 रुपए की चीज खरीदेंगे तो आप शायद बार्गेन करें, इसे कहते हैं शेयर ऑफ पॉकेट। जब शेयर ऑफ पॉकेट ज्यादा होते हैं तो बार्गेनिंग ज्यादा होती है। व्हेन यू बाय समथिंग दैट हैज अ हायर शेयर ऑफ पॉकेट तो आप ज्यादा बार्गेन करते हैं, राइट। तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जब स्ट्रांग होती है, हाँ बिजनेस बायर की बात हो रही है, बिजनेस बायर की बात हो रही है, देखिए जब बिजनेस बायर के अपने प्रॉफिट लो होते हैं, जब बिजनेस बायर के अपने प्रॉफिट लो होते हैं तो वो ज्यादा बार्गेन करता है अपने सप्लायर के साथ। जैसे Carrefour है, अब Carrefour लो प्राइस मॉडल पे खेलते हैं ना, तो Carrefour वुड बार्गेन मोर फ्रॉम देयर ओन सप्लायर्स बिकॉज Carrefour हैज लो प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना। तो जब कस्टमर के यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस बायर की, कंज्यूमर की बात नहीं हो रही, बिजनेस बायर की बात हो रही है, जब बिजनेस बायर के अपने प्रॉफिट मार्जिन लो होते हैं तो वो ज्यादा बार्गेन करते हैं, विल बार्गेन मोर, राइट। So these are certain conditions where the bargaining power of